तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम कश्मीर के मुकदमे के नाम, कश्मीर की पुकार के नाम, हुर्रियत रहनुमाओं की भारत के गासिबाना और गैर कानूनी कब्ज़े की ललकार के नाम। आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी, भारत ने उसे गैर कानूनी तौर पे गासिबाना अंदाज में और इंतहाई गैर इंसानी अंदाज में उस खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया 5 अगस्त 2019 को। और आज उस गैर कानूनी गासिबाना इक़दाम को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, जिसकी बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान में, पूरे आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में, यहाँ तक के मकबूजा कश्मीर में भी आज यौम स्याह मनाया गया। 5 अगस्त को यौम स्याह और यौम इस्तेहसाल मनाया गया। 2 साल हो चुके हैं, 732 दिन हो चुके हैं और सिर्फ इन 2 सालों के दौरान 410 कश्मीरी लोगों को शहीद किया जा चुका है, जिनमें कई ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कई मज़ीद सैकड़ों कश्मीरियों को लापता किया जा चुका है। कई मज़ीद ऐसे कश्मीरी हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जिनको कैद रखा गया है। 100 से ज़्यादा, तकरीबन 200 के करीब ये नंबर पहुंच चुका है। कुछ गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कश्मीरी ख़वातीन जिनका रेप किया गया इन 2 सालों के दौरान। सैकड़ों कश्मीरी हैं कि जिनको पैलेट गन्स का निशाना बनाया गया। ये इतना बड़ा इंसानी हुकूक का बहरान है, दुनिया की सबसे बड़ी जो जेल है, इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा मुहासरा, इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा लॉकडाउन, मकबूजा जम्मू और कश्मीर। वहाँ पे भारत के गैर कानूनी और गासिबाना इक़दाम को, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को, आर्टिकल 370 को, 35A को ख़त्म करने के हवाले से आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान का इस हवाले से एक स्टेटेड स्टैंस है कि आर्टिकल 370 को पाकिस्तान तो तस्लीम करता ही नहीं था। पाकिस्तान का तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी और मकबूजा कश्मीर में बसने वाले, वहाँ पे हुर्रियत की जद्दोजहद चलाने वाले जो रहनुमा हैं, वो 370 को तस्लीम करते थे और उनके नज़दीक आर्टिकल 370 और 35 से उनकी जो खुसूसी हैसियत को भारत से जुदा रखता था, उसको ख़त्म करके ना सिर्फ कश्मीरियों की एक अलग शनाख्त, भारत से एक अलग शनाख्त पर कुल्हाड़ा चलाया गया, बल्कि उनके जो बुनियादी इंसानी, मुआशी, मुआशरती, समाजी, मजहबी तमाम तर जो भी उनके बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनको एक बार फिर गस्ब किया गया। पिछले कई दहाइयों से, 7 दहाइयों से ज़्यादा मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चल रही है। सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों कश्मीरी हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द औरत, जिन्होंने अपनी जानें शहीद की हैं इस तहरीक आज़ादी के लिए। भारत इन 70 सालों से ज़ायद में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आज़ादी की तड़प को, आज़ादी की जद्दोजहद को कम नहीं कर सका, दबा नहीं सका। तो इंशाअल्लाह इस गैर कानूनी गासिबाना इक़दाम से जो 5 अगस्त 2019 का था, इससे भी भारत कश्मीरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पाकिस्तान की तमाम तर मुकम्मल सिफारती और अखलाकी सपोर्ट कश्मीरियों के साथ है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ दुनिया भर को बताएंगे कि सिर्फ इन 2 सालों के अंदर भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जियाँ की हैं और किस तरह इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेर दी हैं और कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, बल्कि इसके अलावा गुज़श्ता 70 साल से ज़्यादा कश्मीरी किस तरह तने तनहा निहत्ते भारत की गासिबाना और गैर कानूनी कब्ज़े की जारहियत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं। सो आज का खुसूसी प्रोग्राम तमाम कश्मीरियों के नाम, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में बसते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में बसते हैं, क्योंकि एक दिन इंशाअल्लाह पूरा कश्मीर
बनेगा पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम कश्मीर के मुकदमे के नाम, कश्मीर की पुकार के नाम, कश्मीर की ललकार के नाम। सो प्रोग्राम के फ्लोर को बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए और लोगों की आगाही के लिए आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे पास बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब तारुफ करवाऊंगी, शमीम शौल साहिबा लंदन से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रही हैं मशाल हुसैन मलिक साहिबा, कश्मीर रहनुमा हैं और सीनियर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहिब की अहलिया भी हैं। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, कश्मीर के हवाले से बहुत दबंग और बड़ा वाज़े दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं, कश्मीर के बहुत बड़े वकील भी हैं। और इसी तरह जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब कश्मीर के बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में कश्मीर का मुकदमा लड़ते हैं, ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि पाकिस्तान को भी जगाते रहते हैं, झंझोड़ते रहते हैं जहाँ पे चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, और बड़ा ज़बरदस्त कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखते हैं। जो अमजद शुएब साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, 2 साल मुकम्मल हो गए 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को। इन 2 सालों में क्या आप समझते हैं कि भारत का जो असल चेहरा है गासिबाना और गैर कानूनी इक़दाम के हवाले से जो उसके मकरू चेहरा है, क्या वो वाकई दुनिया के सामने आया है? चलो अमजद शुएब साहब। देखिए, भारत का मकरू चेहरा तो बहुत हद तक दुनिया के सामने आया, और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो उसमें बहुत दफा इसके ऊपर लिखा भी गया जी। पाकिस्तान में भी इस पे बड़ी बात की। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले आप देखें ह्यूमन राइट्स के हवाले से यूरोपियन यूनियन के अपने उनके जो कानूनदान हैं या उनके अपनी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो 16 के करीब उन्होंने भी लिखा। यानी दूसरे लफ्जों में कश्मीर का मसला जो है वो लगातार कहीं ना कहीं उसके बारे में आवाज उठती है जी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक तरफ तो भारत की अपनी हठधर्मी, दूसरी तरफ कुछ मुफादात की वजह से अक़वाम आलम का रवैया जो इतना अच्छा नहीं है, या वो इस तरह नोटिस नहीं लेते। जिस तरह के चीन के बारे में फौरन वो कह देते हैं कि जनाब वहां पे मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है जी। वो चीन जो जी चाहे कहता रहे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ भारत का वाज़े नजर आता है, दुनिया कह रही, लेकिन P5 कंट्रीज हैं और उन पे कोई असर नहीं होता। लेकिन ये मामला कहीं सीरियस है उन चीजों से जो कुछ कहीं किसी दुनिया में किसी भी और जगह पे अगर कोई इंसानी हुकूक की पामाली है तो उससे ये कहीं ज्यादा सीरियस है। 2005 से ये पिछले 5 अगस्त 2020 से जब से ये वाकया हुआ 19 से आप 2 सालों में देखिए, पहले दिन से जो 4-5 हज़ार इन्होंने बंद किए थे, जेलों में डाले थे हुर्रियत के रहनुमा, वो आज भी जेलों में। और यूनिलैटरली जो जितने इकदाम उठाए थे उनको रिवर्स करने की बजाय आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, जिसमें आबादी का तनासब बदलने का किस्सा है, या आप देखिए कि नई हदबंदियां की जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनाई जा रही हैं इस तरह कि हिंदू मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत बना सके, हिंदू माइनॉरिटी होने के बावजूद उसको वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हों जहां हिंदू मेजॉरिटी और वो इलेक्शन जीत के आए। तो बड़ा एक आप कह लीजिए कि वो बड़े मेथोडिकली ये काम को कर रहे हैं, लेकिन वो जो नताइज हम हासिल करना चाहते थे वो नहीं हो सके। उनमें खास तौर पे जो इंसानी हुकूक की पामाली है वो उससे तो लोगों का वहां पे सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा, वो उस पर तो काम होना चाहिए था। और अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, बिल्कुल की, लेकिन जब तक रिजल्ट नजर नहीं आते आपकी कोशिश नाकाफी समझी जाएगी। शमीम शौल साहिबा, आप लंदन में बैठी हैं, आप सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं, आप क्या समझती हैं, जैसा कि जनरल अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि दुनिया भर में इस मसले को, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को हाईलाइट तो बहुत किया गया है, लेकिन अभी मज़ीद इस पर करने की ज़रूरत है। आप इस वक्त लंदन में बैठी हैं, आपकी नज़र में क्या आलमी बरादरी वाकई इस मसले का इदराक रखती है, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद से, कि कश्मीरियों के लिए कितना बड़ा ये ह्यूमन राइट्स का एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है? कश्मीर पर जब बात करते हैं तो मेरे ख्याल में मुझे ये कहने में कोई ताज्जुब ही नहीं होता है कि हम कश्मीरी शायद कहीं पर गलती कर रहे हैं कि हम वो दुनिया के सामने उस तरह से इस केस को नहीं उठा सके जिस तरीके से उसको उठाना चाहिए था। क्योंकि अगर इसके 3 पहलू हम देखते हैं कि अगर ह्यूमन राइट्स का पहलू देखेंगे, अगर इसका पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे और अगर इसकी वकालत देखेंगे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कर रहा है जो जिसका आधा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, जो उसका फरीक है
جی تو ہم کہاں سے ناکام ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے پہلے بہت ضروری، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس کو ان ٹوٹل دیکھنا ہے کہ ہم اس کو پیسز میں نہ دیکھیں. اگر ہم عالمی برادری کو دیکھتے ہیں تو عالمی برادری کے سامنے سب سے بڑی کمپریہنسو 2 یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل کی 2 رپورٹس آئی ہے، اور اتنی کمپریہنسو رپورٹ سے اگر اس کو ICRC میں اٹھانا تھا تو اس کو کوئی بھی ملک ایز جو ڈیموکریسی پر جو انسانیت پر یقین رکھتے وہ اس کو خود ہی اٹھا لے کے آ جاتے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں. جب ایسٹ تیمور کا معاملہ تھا تو دنیا نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ساؤتھ سوڈان کے لیے سارا دنیا وہاں کے لیے چلا گیا، یہ کشمیر کے لیے کیوں نہیں؟ البتہ ایک بات جو جس میں کووڈ-19 نے جب دنیا کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 7 سال مہینے کا کرفیو میں نے دیکھا ہے، 5 دن ہم نے خود کو گھر کے اندر محصور دیکھا ہے، کلنگز دیکھی، خود ایک ہاتھ سے ہم لاشیں اٹھاتے تھے، دوسرے ہاتھ سے ہم ان خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے تھے جن کے ایک ہی دن 2 بچے شہید ہو گئے. میں نے ایک ہی دن 4 لاشیں اپنے ہمسایوں کی اٹھائی، 2 چھوٹے بچے اور ان کے ہسبینڈ اور وائف. جب ان کو راستے میں روکا گیا اندھیرے میں اور ان کو خاتون کو لینے کی کوشش کی آرمی نے، لیکن جب اس کے ہسبینڈ نے نہیں چھوڑا تو ان چاروں کو 2 7 اور 8 مہینے کے بچے کو سارے چلے گئے کہ فیملی کی 4 بچے. ہم نے ہر وہ چیز دیکھی لیکن دنیا نے اس کو کبھی بھی سمجھا نہیں. لیکن کووڈ نے شاید دنیا کو یہ سمجھا ہے کہ لاک ڈاؤن کس کو کہتے ہیں اور لاک ڈاؤن میں لوگوں کی زندگیاں کیسے بچاتے ہیں. دنیا نے لوگوں کی زندگیاں بچائی لیکن کشمیریوں کی زندگی لاک ڈاؤن کے دوران بھی جتنی اجیرن رہی، جتنا ان کو میڈیکل ایڈ ملنا تھا وہ نہیں ان کو میسر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران سچ کارڈن آپریشن کے دوران صرف اگر میں آپ کو بتاؤں ابھی لاسٹ مہینے جولائی میں 37 نوجوان، یہ کوئی بوڑھے نہیں ہوتے، یہ کوئی وہ نہیں ہوتے جن کے ہاتھ میں گن ہوتا ہے، یہ نوجوان سڑکوں پر اور گن سے اٹھائے جاتے اور ان کو شہید کیا جاتا ہے، پھر ان کو کراس فائرنگ کا نام دیا جاتا ہے. عالمی برادری کو کووڈ-19 نے جس طرح سے یہ باور کرایا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی کیا حالت ہوگی، اور جو پھر رپورٹس آئی ہیں انٹرنیشنل جن کی شعیب صاحب نے بات کی ہے کہ لکھا گیا اس پر ہر جگہ اس کو رپورٹ کیا گیا، اس کو واشنگٹن ڈی سی سے لے کے رشیا تک کے اگر آپ دیکھیں کہ اخبارات وہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. لیکن کہیں پر کمی پیشی ہے کہ اس کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے، جو اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے، اس کا ایک پیسفل ریزولوشن ہے، اس کی طرف انڈیا کیوں نہیں آتا ہے؟ وہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ ایک ہجمنی ہے اس کی، ایک اس کو جو ایشین ٹائیگر کا نام دیا گیا ہے ان ممالک نے جس کو اس کو سامنے لا کھڑا کر دیا ہے، اور یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر چین کے خلاف کسی کو کھڑا ہونا ہے اور ایک دیوار بنانی ہے تو وہ انڈیا ہوگا. تو ان چیزوں نے ہندوستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اس نے ایبروگیشن جو لاز کی آپ کہہ رہے ہیں 35(8)(3)(70) اس دوران کیا ہوا ہے وہ سب سے غریدہ سننے والی اور اس کو آگے بنانے کی بہت ضرورت ہے. اگر لاز انہوں نے ایبروگیٹ کی ہے لیکن اندرون خانہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تمام جو کشمیری کے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا جس نے اس موومنٹ کو زندہ رکھا تھا وہ اکنامک پاور ہے ان کا، وہ اکنامکلی بڑے ساؤنڈ رہے. 30 سال میں کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آیا کہ کشمیر نے کہیں پر کوئی ایسی بات کی ہو کہ ان کو کسی چیز کی کمی رہی ہے. جو چیزیں ہندوستان سے آتی ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. آپ نے 2008 میں دیکھا ہے جب شیخ عزیز صاحب کو شہید کیا گیا ہے تو انہوں نے جموں کی جو سپلائی لائن ہے وہ بند کر دی ہے، اور جو ہیومن ایڈ جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایمرجنسی میڈیسنز وہ نہیں پہنچی ہے. وہ چیزیں ہندوستان وقتاً فوقتاً کشمیر سے دور رکھی ہے. انڈسٹریز وہاں پر نہیں ہے، ہندوستان پر منحصر ہے، لیکن اس کے باوجود 30 سال سے ہم اکنامکلی بڑے ساؤنڈ رہے. اس دوران اب کیا کریں، تمام گورنمنٹ جابس میں جن پر یہ شبہ ہے کہ یہ کہیں فریڈم موومنٹ کے ساتھ وابستہ رہے ان کو یا ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے یا سسپینڈ کیا جاتا ہے. اور نیا جو کل رول آیا ہے جو انہوں نے کل پاس کیا ہے کہ وہ تمام نوجوان جو پروفیشنل ہوں گے، ڈگری جن کے ہاتھ میں ڈگری ہوگی، ان کو یا ان کے خاندان سے اگر پہلے اور آج کوئی بھی شبہ ہے کہ وہ پرو فریڈم موومنٹ کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں ان بچوں کو نوکریاں نہیں دی جائیں گی.
70% पॉपुलेशन ये शमीम शॉल साहिबा, ये जितने मसाइल आप बता रही हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी ज्यादतियां हैं भारत की तरफ से, और इसी वजह से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी मकारी के साथ भारत ने ख़त्म किया ताकि कश्मीर की पूरी डायनामिक्स तब्दील कर दी जाए। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहेंगे? यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज पाकिस्तान मना तो रहा है, 2 साल हो गए हैं भारत के गासिबाना गैर कानूनी कब्जे को, लेकिन जो तफसीलात शमीम शॉल साहिबा बता रही हैं, क्या इन सबको हाईलाइट पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से किया है दुनिया भर के सामने? जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। देखिए, पाकिस्तान की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपकी वसात से मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नंबर 1, 5 अगस्त 2019 से पहले जब वो आए हैं तो उन्होंने एक बड़ी बात वाज़ेह कर दी, कम से कम पाकिस्तान के अंदर, कि 2 कौमी नजरिया एक ऐसा एक विजन थी, उसके बगैर हमारा आखिर क्या होना था। दूसरा, 5 अगस्त के बाद से उन्होंने जो भारत का चेहरा है वो दुनिया के सामने दिखा दिया कि ब्राह्मण ज़ायनिज़्म, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, ब्राह्मण ज़ायनिज़्म ये जो माइंडसेट है, जो इंसानियत को तज़लील इस हद तक तज़लील करता है कि अपने साथी हिंदुओं को इंसान मानने को तैयार नहीं है, वो डोमिनेट था, डोमिनेट है और आज भी डोमिनेट है। वहाँ पे वो आइडियोलॉजी प्रिवेल करती है जो ब्राह्मण, जो उनके साम्राज्य की सोच है। और तीसरा, उन्होंने दुनिया का चेहरा बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। अगर हमारे यहाँ कभी कोई शक था या मुझे कभी कोई शक था कि भाई दुनिया इंसानी हकूक की, जमहूरी रवायात की या कोई ऐसे कवानीन है जिनकी पासदारी करती है, वो नहीं करती। दुनिया अपने मफादात को देख रही है। उनके लिए हमारे जो कश्मीरी पाकिस्तानी हैं जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, वो सब भी खत्म हो जाए तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया जो चाहती ये है कि शायद इस दुनिया से मुसलमान खत्म कर दिए जाएं, जिस तरीके से देख लीजिए हो रहा है, या अगर नहीं हो सकता तो इस कदर उनको दबा दिया जाए कि वो आवाज ना उठा सकें। और या फिर यह है कि जोग्राफिया कश्मीर का उनको इतना अजीज है कि वो समझते हैं कि इंसानों की वक़्त नहीं है वहां। एक चीज जो मैं पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक ये शक है कि हम शायद मुज़ाकरात से वो हासिल कर लेंगे जो हम चाहते हैं, या हम जो ऐलानात कर रहे हैं, या जो हम डिप्लोमेटिक मनूवर बाय इटसेल्फ हमें वो हासिल करके देगा, ये नहीं होगा। ये हमें अगर तो ये अपनी बहसियत कौम ये समझना है, तो इसलिए पाकिस्तान हमें ये समझना है कि मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी बेटी जो अपनी जान, इज्जत, माल सब कुर्बान कर रहे हैं श्रीनगरी गलियों में, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर वो खुदा ना खास्ता वहां से हारते हैं गरीदा, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खा, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात इतनी बढ़ जाएंगी कि हम जो आज आराम से बैठे हुए हैं, हमारे लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। हमें समझना पड़ेगा। एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हुर्रियत खून मांगती है। ये जो खसूसी हैसियत कश्मीर की है, ये 13 जुलाई 1937 को जो 32 मुसलमानों ने अपना खून बहाया था सिर्फ इसलिए कि जुमे की एक अजान मुकम्मल हो सके, ये उस खून का सिला है कि आज भी वो एक जंग आज़ादी जारी है। वहां कोई आज़ादी की तहरीक बगैर खून के कामयाब नहीं होती। जब तक आप उसको हासिल करने के लिए उस हद तक जाने को तैयार नहीं है। कश्मीर तैयार हैं, कर रहे हैं, वो डेली के हिसाब से हो रहा है। जो आप बात कर रही हैं, मेरी बहन अभी जो शमीम साहब बात कर रही थी, जन साहब जो बात कर रहे थे, दुनिया इसको देख रही है। दुनिया के लिए इसके मायने उस वक्त होंगे जिस दिन उनको पता चलेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनके मफादात को खतरा है। जिस दिन मोदी को ये पता चलेगा कि कश्मीरियों को होल्ड करना उनको छोड़ देने से ज्यादा कॉस्टली है, उस दिन वो काम बनेगा। ये अगर ये हम नहीं करने को तैयार, तो फिर जो पाकिस्तान कर रहा है या जो भी कुछ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान होगा इसका। कश्मीरी तो अपने आप को आजाद कर चुके हैं। जो कौम खून दे देती है, अपना बच्चे इज्जतें कुर्बान कर देते, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, वो कौम आजाद है। उस कौम को कोई और गुलाम बना नहीं सकता। इस वक्त अगर गुलाम है तो भारत है। इस वक्त कहीं गुलामी का तौक है तो मेरे गले में पाकिस्तानी की हैसियत से जिस दिन मैं ही उतार के फेंकूंगा, उस दिन मुझे उम्मीद है कश्मीर भी इंशाल्लाह।
مشال حسین ملک صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیا کہتی ہیں کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے اور بھارت کے اس غیر قانونی اقدام کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. پاکستان میں تو یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے. قید و بند کے 732 دن 2 سال آج منایا جا رہا ہے. لیکن یہ 732 دن یہ صرف کہنے کو کچھ الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف کہنے کو کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. ایک دن میں 24 گھنٹے اور 24 گھنٹوں میں سینکڑوں منٹ گزارنا اور پھر 732 دن گزارنا، یہ اہل مقبوضہ کشمیر کس حالت میں گزارے ہیں انہوں نے؟ مشال حسین ملک صاحبہ. دیکھیں، یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ جو ظلم ہندوستان نے کیا ہے دنیا کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. ایک نہتی قوم کے اوپر اتنی بڑی دہشت گرد آرمی مسلط ہو جائے، پھر اس کے بعد آرمی کے ساتھ ساتھ اس کی ریوڑ، ایک آرمی کے ساتھ عوام کا ریوڑ وہاں پہ سیٹل ہونا کی کوشش کر رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں سیٹل کیا جا رہا ہے. کشمیری اس وقت بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، ویکسینز نہیں ہیں، ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں، ڈاکٹرز کو، نرسز کو اٹیک کیا جاتا ہے. کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اور سارے کے سارے جو لوگ ہیں اس وقت جیل کے اندر مکمل طور پہ ایک سیج کے اندر بند ہیں. کشمیر کا مقدمہ یوم استحصال کشمیر 732 دن، اس حوالے سے خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یوم استحصال کشمیر، کشمیر کا مقدمہ. جناب امجد صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے اس طرح سے مقدمہ نہیں لڑا، خامیاں آپ کی نظر میں رہ گئیں. 5 اگست 2019 کا مقدمہ کشمیر کا لڑنے کے حوالے سے وہ کون کون سی خامیاں ہیں، اور کیا آپ کے نزدیک 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تھی کیا وہ کامیاب رہی؟ کیونکہ دنیا بھر کے سامنے ہائی لائٹ تو ہوا. جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ مودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے سامنے کشمیر کا مقدمہ خود ہی لا کے اس نے کھڑا کر دیا، اجاگر کر دیا. لیکن کیا پاکستان کا کردار آپ کو کافی نظر آتا ہے، اور اگر نہیں تو اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے تھا؟ جناب امجد شعیب صاحب. دیکھیے غریدہ، اگر آپ ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہوتی ہے جی اس کا نمونہ سامنے رکھیں، وہ جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے فلسطین کے ایشو پہ 7 دن کیا، اس کو کمپیئر کریں کبھی کشمیر پہ اس طرح کا کیا آپ نے اتنی ہیکٹک ایفرٹ؟ آپ 7 دن میں ترکی بھی نظر آئے، یونائٹڈ نیشن میں بھی نظر آئے، نیو یارک میں فلسطینی جو ان کا وہاں سے فارن منسٹر وہ اس کو بھی انگیج کیا، ساتھ دے کے چلے. کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی مربوط قسم کی کیمپین چلانا وہ اور بات ہے، اور وقتاً فوقتاً ٹویٹ کر دینا یا ایک لیٹر لکھ دینا یونائٹڈ نیشن کو، یا سال بعد جا کے تقریر کرنی. آپ وہ ایشو کو تو ٹھیک ہے ذکر اس کا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو آپ مہم نہیں کہہ سکتے، ایک کیمپین نہیں کہہ سکتے جو کہ بڑی پرجوش ہو، جس میں کہ کئی ایسپیکٹس ہوں. مثال کے طور پہ اگر انٹرنیشنل میڈیا میں آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو کیا ہم نے تھنک ٹینکس جو ہیں دنیا کے ان کو انگیج کیا، ان کو پیسے ویسے دے کے آپ ان سے کروا سکتے تھے؟ یا مثال کے طور پہ اگر آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت، جس طرح سے پاکستان افغانستان کے ایشو پہ ایکٹیو ہے اس کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کہ اتنی ایکٹیویٹی پاکستان کی کشمیر کے ایشو پہ نظر نہیں آتی. وہ ٹھیک ہے، اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن افغانستان کے ایشو پہ چونکہ سپر پاورز اور یہ بہت کچھ یہاں پہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اور آپ کہہ لیجئے کہ یہاں پہ 4 ایٹمی قوتیں تو ایک ہی جگہ پہ اس خطے میں کمپیٹ کر رہی ہیں اور افغانستان کے اوپر مرکوز ہیں، اور 5ویں یہاں سے امریکہ آ جاتا ہے. میں تو پاکستان کی ایکٹیویٹی کی بات کر رہی ہوں. بے شک دیگر ممالک یا سپر پاورز کشمیر کے معاملے میں انٹرسٹڈ نہ ہوں، بٹ چائنا کا تو انٹرسٹ ہے نا مقبوضہ جموں و کشمیر میں. بالکل ہے. آپ کشمیر کے معاملے میں دیکھیے کہ ہمارا سارا اردو میڈیم ہے، ہمارا جو جتنا بھی یہ میڈیا ہے، آپ بات کریں یہ پاکستان میں تو سن لیا جائے گا، باہر اس کی وقت نہیں، اس لیے کہ باہر مغربی دنیا میں شاید اس کی ریچ نہیں ہوگی یا لوگ سمجھیں گے نہیں زبان کا مسئلہ. درست. تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ پیمرا تمام چینلز کو یہ لاگو کر دیتا، ان کے اوپر ایک ذمہ داری دے دیتے کہ لیٹ نائٹ وہاں پہ 2-3 گھنٹے کی انگلش ٹرانسمیشنز ہوں جو پرٹیکولرلی ہماری فارن پالیسی اور کشمیر وغیرہ کے بارے میں ہوں، تاکہ پاکستانیوں کا غصہ، پاکستانیوں کا موقف، یہ چیزیں جو ہیں، یا کشمیریوں کی ہم آواز ہیں تو کشمیریوں کا موقف عالمی سطح پہ جو ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے، وہ دنیا میں پہنچے. ہماری بات جو ہے وہ انہی لوگوں کو پہنچتی ہے جو اردو سمجھتے ہیں. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ پھر
ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, जैसे आपने जिक्र किया ख्वातीन का, तो क्या हमारे ख्वातीन के डेलीगेशंस गए जो जाके वहां पे ख्वातीन को सेंसिटाइज करते कि क्या जुल्म हो रहा है ख्वातीन के ऊपर? हमने वो काम नहीं किया जिससे हम एक मुहिम के तौर पे जो उसको देखें कि आपने एक सफारती मुहिम लॉन्च कर दी और उसको कई पहलू से, कई एंगल से आपने उसको शुरू किया हुआ था, जिसमें उसका कानूनी पहलू भी था, सफारती भी था, ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट थे, उन सब के ऊपर काम होता नजर आता। शमीम शौल साहिबा, यही सवाल ज़रा एक मुख्तलिफ पैराए में लेके आपके पास आऊँगी। आप क्या समझती हैं बतौर कश्मीरी, बतौर सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा, कि पाकिस्तान की जो लॉबिंग रही है कश्मीर के मुकदमे पे मजमूई तौर पे अब तक पिछले 70 साल के दौरान, और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद, और खुसूसी तौर पे 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद पाकिस्तान की लॉबिंग आप देखती हैं कि मौसर रही, या उसमें आपको कहीं खामी, कोई कमी नज़र आती? मकबूजा जम्मू कश्मीर का अगर आपने एक छोटा सा नक्शा देखा होगा, वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आपने देखा, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको मैनिफेस्टो बनाया इलेक्शन का। ये नेशनल पॉलिसी नहीं आई है और इसको लोग मॉनिटर भी करते हैं, देखते भी हैं। अगर हमारा एक नेशनल कंसेंसस हो पार्लियामेंट में कि एक ही नुक्ता हो कि मकबूजा रियासत के अवाम को जो तकालीफ है उनको, उससे हमें तकलीफ से उनको निजात दिलाने के लिए हमें एक मौसर डिप्लोमेसी इख्तियार करनी है और एक वन पॉइंट एजेंडा हो सब पॉलिटिकल पार्टीज का। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इसको जब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ले जाएगा, डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में, इंटरनेशनल ले जाएगा, तो इसका एक वेट वजन बढ़ जाता है। लेकिन जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग एक सिनेरियो होता है, विजन होता है, बेशक आप देखिए आज के बाद आपके पास सारी पॉलिटिकल पार्टी हम कश्मीर पर एक है, परसों एक नहीं, किसी ने बेच दिया था, किसी ने कहा था आधा हो गया, उधर आधा हो गया, ये चीजें नोट हो जाते। आपने जो देखिए पाकिस्तान का अपनी जगह है, हमें मालूम है लड़ते तो हम है ना, हिंदुस्तान की 7 लाख फौजें ही नहीं है, 1.5 अरब की आबादी भी है, और जो वहाँ का ये जो हिंदुत्व है इसको हम पिछले 2-2.5 साल से जिस तरीके से हम फेस कर रहे हैं, हमें मालूम है हम किस सुपर पावर के खिलाफ लड़ते लड़ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी घबराए नहीं है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। हमें पता है कि हमें आजाद होना है, उसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना है। लेकिन बदकिस्मती है कि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ खड़े हैं, उस आवाज को हमने पार्लियामेंट में देखना चाहिए। उस आवाज को हमने उन जगहों पर जब आपके पॉलिटिकल फोर्सेस तकरीरें करते, अपना बयानिया सामने लाते, तो उसमें हमें नजर आना चाहिए। अगर पाकिस्तान का केस पॉलिटिकल पार्टीज में अपोजिशन लेके इस वक्त जाए, यूनाइटेड नेशन, ICRC में जाए, डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में लेके जाए, और तीसरी अहम बात जो है, हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट मीडिया ने हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है कश्मीर पर, जो उनको शाम को पेपर मिलता है, वो उसको उसी एंगल से आगे पीछे जीरो भी से तब्दीली नहीं आती है। उन्होंने ब्लैकआउट करना है कश्मीर को, उन्होंने कर दिया है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं दिखानी है, उन्हें नहीं दिखानी। उन्होंने हिंदुत्व का वो उनका जो अपना चार्टर है उसको आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान के मीडिया से एक दरखास्त है कि इसको भी एक ह्यूमन एंगल से अगर रोजाना इसी तरह से उठाया जाए, बेशक आप पाकिस्तान की जो मीडिया पॉलिसी है उसको लेके ना चले, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी एक इंडिजिनस पॉलिसी होनी चाहिए। उन खवातीन के लिए जो बेदर्दी से वहां शहीद की गई, रैप की गई, पूरी लीडरशिप इस वक्त जेलों में, तिहाड़ जेल में, यासीन मलिक से लेके शबीर शाह से लेके मसरत आलम, आसिया इंद्राबी, 3 खवातीन, 12 इनोसेंट खवातीन हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में है। ये हर दिन पाकिस्तान की मीडिया पर आना चाहिए। आप लोगों ने भी इंतजार नहीं करना है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या कहता है। ये सच है कि हमारा केस उस तरीके से नहीं उठाया गया है जिस तरीके की रिपोर्ट्स, अगर हम यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट्स को ही, पहले भी मैंने बताया, अगर हम कश्मीर की एट्रॉसिटीज को ही लेंगे, कम से कम ह्यूमन एंगल तो इसका सामने ला जाए। हम ये कहते हैं कि ऑल पार्टिस कॉन्फ्रेंस कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है, तो अपने हिस्से को बचाने के लिए, उसको वागुजार कराने के लिए, उससे लेने के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जो
एक मुल्क और सुपर पावर जो इस रीजन की बिल्कुल दुरुस्त शमीम शॉल साहिबा, बड़ी आई ओपनिंग और बड़ी अच्छी बातें आप कर रही हैं। आपका ना सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों से, सियासी जमातों से शिकवा है, बल्कि मीडिया से भी अपील है, शिकवा है। यही सवाल लेके मैं मिशाल हुसैन मलिक साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। आप क्या समझती हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ख़ास तौर पर क्या पाकिस्तान ने एक अच्छे मौसर अंदाज से कश्मीर के इशू के हवाले से लॉबिंग की है? देखिए, इतना ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, शहरा कट गई है, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो नस्ल कुशी चल रही है, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इसको लीगल फ्रंट के ऊपर इंटरनेशनली बैटल करे, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, और बहुत तेज़ी और बहुत और भी मज़ीद शिद्दत चाहिए। मगर बदकिस्मती ये हुई है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बना, कंडेम किया इस ब्लैक एक्ट को मोदी के, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुई, इंटरनेशनल मीडिया कवरेजेस हुई, मगर उसके साथ कुछ ही महीने में जब टेम्पो बढ़ा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ा, तो फिर कोविड आ गया और फिर सारी दुनिया का फोकस कोविड को बैटल करने में लग गया और उसी के अंदर लॉकडाउन्स हो गए। मगर अब क्योंकि 4th वेव एंड हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि अब बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है अपनी इंटरनेशनली रिगरस किस्म की कैंपेन करे, लॉबिंग करे, परमानेंट 5 ममालिक में करे, ये पूरे खित्ते और पूरे रीजन और ग्लोबली भी जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, इसके क्रॉनिक नेचर के, इस कश्मीर के इशू के, क्योंकि अगर यहाँ पे पुरअमन तरीके से इस मसले को हल नहीं किया गया तो नेचुरली दूसरा ऑप्शन जंग ही है। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका भी कमेंट इसी पे लेना चाहूँगी कि पाकिस्तान की लॉबिंग कितनी मौसर रही है? कहीं पे कुछ खामियां क्या आपको नज़र आई, या आप समझते हैं कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए, इसमें मज़ीद बेटरमेंट लानी चाहिए, मकबूजा कश्मीर के मुकदमे को मज़ीद जारहाना अंदाज से उठाना चाहिए? पाकिस्तान की लॉबिंग कैसी रही पिछले 2 साल के दौरान? देखिए, जनरल अमजद ने भी बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हमारी लॉबिंग तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंस रही है। अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद अगर ये था कि हम भारत को मजबूर कर दें कि वो आए और वो जो भी हम चाहते हैं उस तरीके से बातचीत करे, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत देने पर मजबूर हो जाए, तो उसके लिए जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए उसमें बहुत कमजोरी है। नंबर 1, हम ये समझते हैं कि हम कश्मीरियों पर एहसान कर रहे हैं। हमारा मीडिया में जो बैठते हैं लोग, हम भी ये बात समझते हैं। हम ये बात क्यों नहीं समझते कि जो मकबूजा कश्मीर में जो जंग लड़ी जा रही है वो पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो जंग ना लड़े और कश्मीर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अब देखिए इसका जोग्राफिया क्या होगा, पाकिस्तान से क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम जब बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को हम इन आइसोलेशन, हम सिर्फ ये समझते हैं कि जाके तकरीरें कर दी, थिंक टैंक में बात कर ली तो बात हो जाएगी। नो, डिप्लोमेसी में आपकी जो वॉर है इस पार्ट ऑफ योर डिप्लोमेसी, इस पार्ट ऑफ योर डिप्लोमेसी, अगर आप उसको ऑफ द टेबल ले जाएंगे तो आपकी डिप्लोमेसी बिल्कुल कमजोर होकर रह जाएगी इसमें। जब तक, देखिए मैं फिर ही तरह, और फाइनली पॉइंट ये है, दुनिया को आपने ये मजबूर करना है कि कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत देने में दुनिया का भला है। अगर वो नहीं करेंगे तो दुनिया का नुकसान होगा। भारत का तो होगा, पाकिस्तान का तो होगा, लेकिन दुनिया का नुकसान होगा। ठीक। फाइनली फिर मैं दोहराना चाहूंगा, कश्मीरी पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं, हम उन पे एहसान नहीं कर रहे। हमें उनके साथ अगर मिलके हम उनकी जद्दोजहद में शामिल नहीं होंगे हर तरीके से, तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। वो तो लड़ रहे हैं, वो उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? वो अपनी जानें दे रहे हैं, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? मेरी बच्चियां बहनें अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही है, जिसका भी शमीम बहन कह रही थी, उससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं? बहसीद कौम हमें ये सोचना है और बहसीद कौम हमें ये फैसला करना है कि पाकिस्तान जब तनहा खड़ा होगा मजबूती के साथ स्टैंड के ऊपर, और दुनिया को ये पता लगेगा कि पाकिस्तान की बात सुनने में, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत देने में दुनिया का भला है, भारत का भला है, इस खित्ते का भला है, तो बात बनेगी। वरना उससे अलावा जो मर्जी आप कर लें, कभी आप कामयाब नहीं होगे। ये वो कमजोरी है जो आपको अपने डिप्लोमेटिक जो भी ऑफेंसिव उसको कह लें उसमें आपको नजर आती है, और बड़ी बात से है। बड़े अहम निकात आपने, बड़े अहम पॉइंटर्स जनरल गुलाम मुस्तफ़ा आपने बताए हैं। सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और जनरल साहिबान से जो है वो गुफ्तगू जारी है। कश्मीर के मुकदमे को अभी हमने मज़ीद आगे और बढ़ाना है, यौम इस्तेहसाल कश्मीर को मज़ीद हाईलाइट करना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड विल बी बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, कश्मीर का मुकदमा। लास्ट क्वेश्चन जनाब शोएब साहब आपसे करना चाहूँगी और बाकी पैनलिस्ट से भी करूँगी। आज़ाद कश्मीर में जो तब्दीली आई है, जो सियासी जो हुकूमती इंतज़ामी तब्दीली आई है, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर कॉज पे, कश्मीर का मुकदमा लड़ने पे इसके असरात क्या होंगे? क्या कोई मस्बत होंगे? क्या मज़ीद बेहतर अंदाज में अब कश्मीर का मुकदमा लड़ा जा सकेगा? जनाब शोएब साहब, देखिए, बात यह है कि हमने एक नक्शा इशू किया था जिसमें हमने ये इंडिकेट किया कि ये लीगली ऑक्युपाइड है और हमने कुछ नई डेफिनेशंस वहां पे दी। ये स्टेप हमने फिर इसको आगे परसू नहीं किया, हम आगे लेके चले नहीं। अब मैं अगर इसको देखूं तो मेरे नुक्ता निगाह से होना ये चाहिए कि आज मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई असेंबली नहीं है। ये मौका था कि पाकिस्तान एक असेंबली अपनी नए सिरे से तरतीब देता यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की, जिसको हम आज़ाद कश्मीर की बजाय कश्मीर की असेंबली कहते, और इसमें 45 सीट्स हैं, जबकि आपके जो मकबूजा कश्मीर है वहां की असेंबली में 87 सीट्स या 87 बनाई जाए और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो उसी तरह श्रीनगर और पहलगाम फला ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी जो थी इंडिया में वो यहाँ रखी जाए और आप प्राइम मिनिस्टर ये इलेक्शन कराएं। इसमें उससे पहले आप वोटर्स का इंदराज कराएं, जो आपको वहां से मकबूजा कश्मीर से भी लोग इंदराज कराएंगे। आप जो यूरोपियन यूनियन में या यूरोप में जो लोग बैठे हुए हैं कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर से गए हुए हैं उनको वोटर के तौर पे आप करें और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें उन लोगों में से जो जिसका अपना एड्रेस जो है वो भारतीय जो कब्जे में कश्मीर है उसका एड्रेस हो। यानी दूसरे लफ्जों में यहाँ पे बिठाना चाहिए हमें एक वजीर आजम जो बुनियादी तौर पे मकबूजा कश्मीर से जिसका ताल्लुक हो और ये नए सिरे से आपको तरतीब ये पूरी रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए जो कि पूरे कश्मीर की अब हो, क्योंकि वहां तो असेंबली खत्म हो गई और वो लोग अब पार्टिसिपेट करें इधर। अब यहाँ पे मसला ये है कि हम बैठे हुए हैं 45 सीटों पे और कहते हैं जी हमने वैली 1, वैली 2, वैली 3, वैली 5 तक की हमने रखी हुई है, वो मकबूजा कश्मीर के हैं। इलेक्शन लड़ते हैं वो जो सन 47 में यहाँ पे आए थे, वो कश्मीरी महाजर जो पाकिस्तानी हो चुके जिनको कश्मीर पता ही नहीं कि है क्या चीज, वो इलेक्शन लड़ते हैं। कोई लाहौर में लड़ता है, कोई कहीं से, ये मजाक बना हुआ है। आप इलेक्शन अभी जब आपके पास वोटिंग सिस्टम है, कंप्यूटराइज चीजें हैं, ये आप कर सकते हैं, वोटर रजिस्टर कर सकते हैं पूरी दुनिया से कश्मीरियों, ठीक उनके एड्रेसेस होने चाहिए और रिप्रेजेंटेशन दे। आप कश्मीर की एक ही असेंबली होनी चाहिए जो मुजफ्फराबाद में। तो यूनिलेटरल जो एक्शन मोदी ने किया था ये उसके मुंह पे पड़ेगा आके वापस। ठीक है शमीम शॉल साहिबा, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। आप किस तरह देख रही हैं जो आज़ाद कश्मीर में एक नई सियासी हुकूमती तब्दीली आई है? आप इससे मुतमईन हैं, आप इससे होपफुल हैं कश्मीर के मुकदमे को लड़ने के लिए? मेरी गुजारिश हमेशा रही है आज़ाद कश्मीर की जो भी हुकूमत थी पिछले 5 साल में, मैंने बार बार ये कहा कि इस जो ये आप एप्लीकेशन कहते हैं उस एप्लीकेशन से पहले हमने एक खदशा जाहिर किया था कि हिंदुस्तान कोई ऐसा खेल खेलेगा कि माइनॉरिटी में तब्दील करेगा एक मुस्लिम मेजॉरिटी की स्टेट को, कश्मीरियों को अकलियत में तब्दील करेगा। बेहतरीन टाइम है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए। ये 2 साल पहले की बात है, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान के अंदर 47 से लेके आज तक जितने भी कश्मीरी रहाइश पजीर है उनको उनकी एक लिस्ट फराहम की जाए और जो बाहर की दुनिया में ब्रिटिश कश्मीरी है वो कहीं पर भी रजिस्टर नहीं है, इस कश्मीरी उनको रजिस्टर किया जाए और फिर देखा जाए कि हिंदुस्तान के जो एब्रिगेशन जो डोमिसाइल जो नॉन कश्मीरी को ला के बसाएगा वो उसकी कभी कहीं भी हाथ पैर नहीं पहुंचेंगे। जो करोड़ों की आबादी को आप एक लिस्ट में एक चीज जगह जमा करेंगे और इसको फिलफोर करना चाहे, इसको मीडिया पर भी चाहे कि जो जहाँ हमें नहीं मालूम है 47 से लेके आज तक 1.5 करोड़ के करीब लोग वहाँ तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, बाहर की दुनिया में रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान इस जगह हम जहाँ इसको जिच कर सकते हैं वहाँ करें और अपने ये बड़ा अहम नुक्ता है और माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। मैं बाकी पैनलिस्ट का भी इस पे सवाल लेना चाह रही हूँ। मशाल मलिक साहिबा, आप भी जरा क्विकली इस पे जवाब दे दीजिएगा कि जो आज़ाद कश्मीर में एक नई सियासी हुकूमती तब्दीली आई है, आप इसे किस नज़र से देख रही हैं? क्या ये मुस्बत तब्दीली है? देखिए, ये तो इंटरनल मैटर है आज़ाद कश्मीर के, लोकल इलेक्शंस हैं और पाकिस्तान के।
جو کشمیر کاز ہے اٹ از ابو انٹرنل پالیٹکس آف پاکستان، کیونکہ یہ ایک نیشنل آواز ہے، ایک نیشنل یونٹی ہے کشمیر کے اوپر، ریگارڈلیس کہ آپ کس اسکول آف تھاٹ، کس پارٹی، کس ادارے کے ہیں، کس اسکول آف کس مذہب کے یا سیگمنٹ اور کس پروونس کے ہیں، سب کی ایک یونیفائڈ وائس ہے. تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جب شہرہ کٹ گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے پاکستان کی حکومت پہ، اور پاکستان کی جو آزاد کشمیر کی بھی جو حکومت ہے، پاکستان کی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، کہ وہ کس طریقے سے انٹرنیشنلی ایڈوکیٹ کریں اس جینوسائڈ کے خلاف اور کشمیریوں کی ایک یونیفائڈ وائس بنے، اور یو این کے اندر اب ہمارا جو کیس ہے اس کو ری اویکن کریں. اور کیونکہ آلریڈی وہاں پہ دو سیکیورٹی کاؤنسل کے سیشنز بھی ہو چکے ہیں کلوز ڈور، یورپین پارلیمنٹ کے 16 ممبر نے بھی خط لکھا ہے، کنڈیم کیا ہے گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز بائی انڈیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی 2 رپورٹس آ گئی ہیں. تو اس لیے جتنا بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت، چاہے وہ گورنمنٹ میں، اپوزیشن میں، سب کا فوکس اس وقت ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو بچایا جائے، ان کی نسل کشی روکی جائے، حریت کے رہنماؤں کو ریلیز کیا جائے، سارے کشمیری پولیٹیکل پرزنرز کو نکالا جائے، اور وہاں پہ ڈی ملٹریزیشن ہو، ڈی ویپنائزیشن ہو، اور وہاں پہ فری اینڈ فیئر اور پیسفل ماحول ہو، تاکہ وہاں پہ پلیبسٹ کنڈکٹ ہو. جناب غلام مصطفیٰ صاحب، اسی پہ آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گی سر. آزاد کشمیر میں تبدیلی کیا کشمیر کاز کے لیے ایک اچھی بہتر تبدیلی ہے؟ یہ خیال ان کے لیے موقع ہے، یہ پہلی دفعہ آئے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ کشمیر کو آزاد جموں کشمیر جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کو باقاعدہ ایک بیس کیمپ بنائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حریت تحریکیں یو این ریزولوشن کے تحت ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے جو اپریشن ہے اس کے خلاف ہتھیار اٹھا سکیں. یہ یو این نے ان کو سینکشن دی ہوئی ہے، اجازت دی ہوئی ہے اس کی. تو کشمیر کو آپ بیس کیمپ بنائیں. مجھے امید یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو ہم نے کم از کم عمران خان صاحب کیس لڑتے ہیں، اس حکومت سے میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ نئے لوگ ہیں تو یہ اس کو باقاعدہ بیس کیمپ کے طور پہ بنائے اس کو، اور اس سے پاکستان کے اندر سے یہ آواز اٹھے. باقی جس صاحب کی جو بات تھی، میری بہن جو کہہ رہی تھی، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے آؤٹ آف دا باکس، جا کے تبھی کچھ بات بنے گی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، شمیم شال صاحبہ، مشال حسین ملک صاحبہ اور جنرل امجد شعیب صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام. کشمیر کے مقدمے کے حوالے سے، کشمیر کی پکار، کشمیر کی للکار کے حوالے سے، یوم استحصال کشمیر کے 732 دن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کتنا بڑا انسانی حقوق کا کرائسس ہے. لیکن کشمیر کا مقدمہ کسی ایک دن یا 2 دن تک محدود نہیں. یہ مقدمہ تب تک لڑا جاتا رہے گا، ہم تب تک لڑتے رہیں گے جب تک کشمیر کو بھارت کے غیر قانونی غاصبانہ قبضے سے آزادی نہیں مل جاتی، اور جب تک کشمیر بنے گا پاکستان. I'll see you inshallah on coming Monday. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.